नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। हाँ। ये वत्स की डायरी से ली गई है और इसके लेखक हैं अविनाश मिश्रा वत्स जी। अच्छा। कहानी सुनने में तो बहुत सीधी सादी है, लखनऊ से दिल्ली की एक रात की रेल यात्रा। लेकिन असल में ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये जिंदगी का एक छोटा सा मॉडल है जिसमें अनजाने लोग हैं, एक अनजाना सा डर है और एक बहुत खूबसूरत मंजिल भी। बिल्कुल। भारतीय रेल यात्राएं तो अपने आप में एक सोशल एक्सपेरिमेंट जैसी होती हैं। हाँ, सही कहा। कुछ घंटों के लिए आप एक छोटे से डिब्बे में अलग अलग दुनिया के लोगों के साथ बंद हो जाते हैं। हाँ। हर सयात्री एक किरदार बन जाता है और हर स्टेशन कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। हाँ, और ये कहानी इसी अनुभव को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ती है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि इसकी अलग अलग परतों को खोलना है। हम बात करेंगे कि कैसे एक अजनबी के साथ चंद घंटों में एक रिश्ता बन जाता है, रात के अंधेरे में दिखे एक रहस्य पर हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है, और आखिर में उस सुकून का असली मतलब क्या है जो सफर के अंत में मिलता है। चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं लखनऊ स्टेशन के उस जाने पहचाने माहौल से जहां से ये कहानी पटरी पर आती है। कहानी का जो शुरुआती माहौल है वो इतना असली है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। लखनऊ स्टेशन की वो भीड़, हवा में तैरती चाय की महक, कुलियों की आवाजें। हाँ। और इसी सब के बीच हमारे नैरेटर हैं जिनका वेटिंग टिकट आरएसी में कंफर्म हुआ है। अच्छा। तो एक संतोष है कि चलो आधी सीट तो मिली। वो अपनी सीट ढूंढते हैं B2 नंबर 27। और ये आरएसी सीट B227 ये कहानी में सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेज है जिस पर पहला एक्ट शुरू होने वाला है। यहीं से दो अजनबियों के बीच एक रिश्ता पनपेगा। हाँ, और कुछ ही देर में एक बुजुर्ग आते हैं, सफेद बाल, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और हाथ में एक पुराना सा चमड़े का बैग। वो बहुत धीरे से पूछते हैं, बेटा 27? नरेटर जवाब देता है, जी अंकल, आधी आपकी है। बस इतनी सी बात, लेकिन यहीं से कनेक्शन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो सिर्फ सीट शेयर करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का मनोविज्ञान है। अच्छा। सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉक्सिमिक्स, जो बताता है कि हम अपने आसपास के स्पेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ओके। आरएसी सीट इस दूरी को जबरन खत्म कर देती है। दो अजनबी एक ऐसी इंटीमेट स्पेस शेयर करने पर मजबूर होते हैं जो आमतौर पर दोस्तों या परिवार के लिए होती है। जगह की कमी असल में लोगों को करीब ला सकती है। बिल्कुल। और इस मजबूरी से अक्सर एक अनोखा भरोसा पैदा होता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, मैंने इस नजरिए से कभी सोचा नहीं था। और फिर ट्रेन चलती है, बातचीत शुरू होती है। पता चलता है कि वो बुजुर्ग 3 साल बाद दिल्ली में अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं। 3 साल बाद? हाँ। और फिर वो एक लाइन कहते हैं जो दिल में उतर जाती है। वो कहते हैं, फोन तो रोज करता है पर फोन में गले नहीं लगा सकते ना बेटा। एग्जैक्टली। ये एक लाइन, ये आज के डिजिटल दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। और ये सिर्फ एक इमोशनल बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। साइंस? कैसे? मनोविज्ञान में इसे स्किन हंगर या टच स्टारवेशन कहते हैं। ओके। रिसर्च बताती है कि इंसानी स्पर्श, जैसे गले मिलना, हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। ये स्ट्रेस कम करता है, बॉन्डिंग को मजबूत बनाता है। अच्छा। डिजिटल संपर्क हमें जानकारी दे सकता है, लेकिन वो हमारे नर्वस सिस्टम को वो सुकून नहीं दे सकता जो एक हग देता है। वो बुजुर्ग असल में इसी स्किन हंगर की बात कर रहे थे। वाह, उनकी उस एक लाइन में इतनी गहरी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जरूरत छुपी थी। बिल्कुल। और शायद नैरेटर भी इस भावना की गहराई को समझता है, तभी तो कहानी में एक छोटा पर बहुत जरूरी मोड़ आता है। जब टीटी आता है। हाँ, रात में जब टीटी आता है तो पता चलता है कि कोच में एक पूरी सीट खाली है, सीट नंबर 41। नैरेटर चाहता तो खुद उस सीट पर आराम से सो सकता था, लेकिन वो जिद करके उन अंकल को वहां भेज देता है। और ये सब दया नहीं है। नहीं, ये उस अनदेखे सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो उन दोनों के बीच उस आरएसी सीट पर बन गया था। इसे रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता का सिद्धांत कह सकते हैं। अच्छा। अंकल ने अपनी कहानी साझा की और बदले में नैरेटर ने अपना आराम। उस छोटे से रिश्ते में एक संतुलन बन गया था। तो एक तरफ तो ये मानवीय रिश्ता पनप रहा था, लेकिन जैसा अक्सर लंबी यात्राओं में होता है, हर चीज उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती। और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो आराम की रात अचानक एक रहस्य और डर की रात में बदलने वाली थी। क्या हुआ था?
करीब रात के 1 बजे ट्रेन अचानक बहुत तेज ब्रेक लगाकर एक झटके से रुकती है। ओह, सब लोग नींद से जाग जाते हैं। बाहर घना अंधेरा, खिड़की के शीशों पर हल्की बारिश की बूंदें, और सबसे अजीब बात, आसपास कोई स्टेशन नहीं, कोई रोशनी नहीं। ये किसी भी यात्री के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला पल होता है। हाँ, एक अजीब सी खामोशी। एक चलती हुई ट्रेन सुरक्षा का एहसास देती है। जब वो गति अचानक टूटती है, वो भी किसी अनजान जगह पर, तो हमारा दिमाग तुरंत थ्रेट डिटेक्शन मोड में चला जाता है। हाँ, कि क्या हुआ, क्यों रुके? बिल्कुल, तरह तरह के सवाल दिमाग में घूमने लगते हैं। और इसी डरावने माहौल में नरेटर को खिड़की से बाहर पटरियों के पास कुछ दिखाई देता है। क्या? एक परछाई, सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है। ओहो। वो बारिश में भी बिना हिले डुले एकदम स्थिर है। नरेटर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो आंखें गड़ाकर देखने की कोशिश करता है, और फिर वो परछाई अचानक गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा दिमाग बहुत मजेदार खेल खेलता है। क्या वो परछाई सच में थी, मतलब? या ये कंफर्मेशन बायस का एक क्लासिक मामला था? देखिए, माहौल डरावना था, अनिश्चितता थी। हाँ, वो तो थी। ऐसे में हमारा दिमाग किसी भी अस्पष्ट चीज को, जैसे बारिश में हिलती कोई चादर या पेड़ की टहनी को, अपने सबसे बड़े डर की शक्ल दे देता है। हो सकता है दिमाग ने उसे एक इंसानी आकृति बना दिया हो। 1 मिनट, तो आप कह रही हैं कि वो परछाई शायद थी नहीं, सिर्फ दिमाग का एक खेल? हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर में खबर आती है कि पटरियों पर लकड़ी का एक भारी लट्ठा रखा गया था। क्या? हाँ, जिसे ट्रेन के ड्राइवर ने आखिरी पलों में देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। बाप रे। रेलवे पुलिस टॉर्च लेकर आसपास छानबीन करती है, पर उन्हें कोई मिलता नहीं। अब देखिए मामला कितना उलझ गया। एक तरफ एक वास्तविक खतरा है, पटरियों पर रखा लट्ठा, जो एक सोची समझी साजिश हो सकती है, और दूसरी तरफ वो रहस्यमयी, लगभग अलौकिक दिखने वाली घटना, वो सफेद परछाई। हाँ, और अब नरेटर और हम सब इन दोनों घटनाओं को जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन था? क्या उस सफेद आकृति ने ही वो लट्ठा रखा था, या ये सिर्फ एक अजीब संयोग था? हाँ, हमारा दिमाग संयोग को पसंद नहीं करता। हमें हर घटना के पीछे एक वजह चाहिए होती है। सही बात है। एक ऐसी दुनिया जहां पटरियों पर कोई भूत लट्ठा रखता है, वो हमें एक ऐसी दुनिया से कम डरावनी लगती है जहां कोई भी इंसान बिना किसी वजह के सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। ये तो बहुत गहरी बात है। हम एक अलौकिक वजह को एक तर्कहीन इंसानी हरकत से ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो कहानी को एक मतलब देता है। और ये अनसुलझा सवाल ही उस रात के डर को इतना यादगार बना देता है। बिल्कुल। उस रात नरेटर सो नहीं पाया, लेकिन हर लंबी रात के बाद सुबह होती है। सुबह 5 बजे चाय वाले की वो जानी पहचानी आवाज गूंजती है, चाय, गरम चाय। और इस एक आवाज के साथ ही रात का सारा डर, सारा रहस्य धीरे धीरे छटने लगता है। माहौल में एक नॉर्मल सी वापस आने लगती है। चाय की वो आवाज या सुबह की पहली किरणें, ये सब एक तरह से जिंदगी के वापस पटरी पर आने का संकेत है। ये हमें यकीन दिलाता है कि रात का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। सही। सुबह होने पर वो बुजुर्ग भी अपनी सीट पर वापस आते हैं। उनके चेहरे पर एक सुकून है, जैसे उन्हें रात की घटना की कोई खबर ही नहीं। नरेटर से रहा नहीं जाता और वो पूछ कहता है, अंकल, रात को ट्रेन रुकी थी, आपने कुछ देखा? और उनका जवाब? हाँ, इस पर वो बुजुर्ग जो जवाब देते हैं वो बहुत गहरा है। वो कहते हैं, बेटा, रात में जो दिखता है जरूरी नहीं वो सच हो, और जो सच होता है वो हमेशा दिखता भी नहीं। हाँ, ये तो एक फिलॉसफिकल स्टेटमेंट है। बहुत गहरा है ना? सच कहूं तो पहली बार में मुझे इसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था। ये सिर्फ उस परछाई के बारे में था या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? इसके 2 मतलब हैं। पहला तो सीधा सीधा उस रात की घटना से जुड़ा है कि शायद वो परछाई सिर्फ एक भ्रम थी, रात के अंधेरे का धोखा। और दूसरा और ज्यादा गहरा अर्थ जिंदगी के बारे में है। रात में जो दिखता है वो हमारे डर हैं, हमारी चिंताएं हैं, वो सफेद परछाई हैं जो शायद उतने बड़े सच ना हो जितना हम उन्हें बना देते हैं। अच्छा। और जो सच होता है वो हमेशा दिखता भी नहीं। ये वो गहरी भावनाएं हैं, वो मकसद है जो हमें चलाता है। इस कहानी में वो सच है एक पिता का अपने बेटे से मिलने का 3 साल का इंतजार। मतलब असली सच वो डर नहीं, बल्कि वो प्यार और अपनापन है जो इस सफर का मकसद है। बिल्कुल।
और ये बात एकदम साफ हो जाती है जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर पहुंचती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान भागता हुआ आता है, आवाज लगाता है, पापा। ओह। बुजुर्ग की आंखें भर आती हैं। वो अपना बैग नीचे रखते हैं और बेटे को गले लगा लेते हैं। केवल दिल्ली पहुंचना नहीं था, सही। रात का डर, आरएसी सीट की असुविधा, ये सब वो कीमत थी जो उस एक पल के लिए चुकाई गई। और इसी कीमत की वजह से वो मंजिल, वो पिता पुत्र का मिलन और भी ज्यादा कीमती हो जाता है। तो असली मंजिल कोई जगह नहीं थी? नहीं, बल्कि ये इमोशनल रीयूनियन ही था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी भी एक रेल यात्रा जैसी ही है। बिल्कुल। इसमें अनिश्चितता का डर है उस सफेद परछाई की तरह, इसमें उम्मीद है सुबह की चाय की तरह, और अंत में वो कनेक्शन और अपनापन है जिसके लिए हम ये सारा सफर करते हैं। सही कहा। इस कहानी ने ये भी दिखाया कि ट्रेनें सिर्फ शहर नहीं जोड़ती, वो कुछ घंटों के लिए अजनबियों के दिलों को भी जोड़ देती हैं। और वो छोटे छोटे रिश्ते भी जिंदगी भर याद रह जाते हैं। और कहानी का अंत भी इसी याद पर होता है। नरेटर कहता है कि आज भी जब कभी देर रात कोई ट्रेन किसी अनजान जगह पर रुकती है तो वो अनजाने में ही खिड़की से बाहर झांकने लगता है, शायद उसी सफेद परछाई को ढूंढने के लिए। वो रहस्य आज भी उसके मन में जिंदा है। और शायद यही विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। क्या? कहानी की परछाई तो पटरियों पर थी, लेकिन हम सबकी जिंदगी की यात्रा में भी कुछ ऐसी अनसुलझी परछाइयां होती हैं, कुछ अनसुलझे सवाल, कुछ पुराने डर, जिन्हें हम बार बार मुड़कर देखते हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या उन परछाइयों का सच जानना वाकई जरूरी है, या फिर अपनी खूबसूरत मंजिल पर पहुंचकर उन्हें बस एक धुंधली याद की तरह पीछे छोड़ देना ही बेहतर है।